Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let us start today's topic. Today we are going to discuss a very important topic, that is introduction to stress block parameters. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसको फर्दर हम लोग समझ पाएंगे. ठीक है, तो पहला बेसिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे. तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बताए थे कि इसको डिनोट किया था एफसीके से. ठीक है, एफसीके हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. अब ये होता क्या है, एक्चुअली में ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का. ठीक है, क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का, या तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात करेंगे आफ्टर 28 डेज. ठीक है, मतलब कि 28 दिन के बाद जब हम लोग कंक्रीट बनाए, उसके 28 डेज के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज. यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है, लेकिन बस इतना ही इसका डेफिनेशन सीमित नहीं है. इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज. चलो यहाँ तक तो समझे. बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फॉल. तो क्या टेस्ट रिजल्ट का बात हो रहा है, 5% से ज़्यादा फेल नहीं करना चाहिए. इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं. ठीक है, चूँकि हम लोग कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो एक मशीन में चेक करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीएम, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन. ठीक है, यूटीएम में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. इसमें हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग सीटीएम ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में. ठीक है, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. तो कंक्रीट का हम लोग क्यूब बनाते हैं, क्यूब होता है, क्यूब का मोल्ड होता है, उसमें कंक्रीट प्लेस करते हैं. फिर आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 28 डेज हम लोग 21 डेज 28 डेज हम लोग उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं. तो हमको तो इतना पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज चेक करना है. तो अगर हम लोग डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो हम लोग क्या करना होता है, कंक्रीट का क्यूब बनाना पड़ेगा टोटल. ठीक है, टोटल कितना बनाना पड़ेगा, 100. मतलब आप 100 क्यूब बनाएंगे कंक्रीट का और बारी बारी चेक करेंगे, एक नहीं 100. ठीक है, सो मैनी क्यूब्स आर देयर. ठीक है, उसको आपको बारी बारी चेक करना है, मतलब नियरली 100. तो अगर आप M20 ग्रेड यूज़ किए कंक्रीट का, ठीक है, M20 ग्रेड कंक्रीट का क्या होता है रेशियो, 1:1.5:3. यही रेशियो होता है. 1 पार्ट हो गया सीमेंट, 1.5 पार्ट हो गया आपका सैंड, 3 पार्ट हो गया आपका गिट्टी, 4 एग्रीगेट. क्लियर है. अब उसमें वाटर मिक्स करते तो आपका इस ग्रेड का कंक्रीट बनता है. तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, इसका मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm². यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए. तो बारी बारी हम लोग चेक करेंगे क्यूब का, तो सबका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² या उससे ज़्यादा आ सकता है. ठीक है, हम लोग कोशिश रहता है कि 100 क्यूब अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो 95% क्यूब, यानी 95 क्यूब्स जो है वो उसका स्ट्रेंथ जो है आपका 20 न्यूटन पर mm² या इससे ज़्यादा होना चाहिए. तभी हम लोग बोलेंगे कि आपका स्ट्रेंथ अचीव हो पाया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसका. ठीक है, कंक्रीट का. हम लोग ये 5% टेस्ट जो है वो फेल कर सकता है, नो इशू. ठीक है, 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, फेल कर सकता है, लेकिन 5% से ज़्यादा फेल नहीं करना चाहिए. ठीक है, इन केस आपका 92% रिजल्ट आ गया, मतलब 92 क्यूब का स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से के बराबर या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में जो हम लोग का टेस्ट है, जो हम लोग FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं 20 न्यूटन पर mm², ये आपका अचीव नहीं हुआ. ठीक है, हम लोग नहीं बोलेंगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² है, क्योंकि 95 क्यूब जो है पास नहीं कर पाया. ठीक है,
इनफैक्ट 94 क्यूब भी पास करता है, ठीक है। तो भी हम लोग उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे कि पूरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है आपका 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, मतलब 95 या उससे ज़्यादा पास करना चाहिए। क्लियर है। 5% का हम लोग रिलैक्सेशन दिए कि 5% टेस्ट फेल कर सकता है, ठीक है, कुछ कारणवश। आगे देखते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, जिसको हम लोग एफ वाई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में भी पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। एफ वाई क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ये एक्चुअली में यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया? जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स अगर आप स्टील में दोनों साइड से टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से मान लीजिए स्टील का बार है, आप दोनों साइड से खींच रहे हैं, तो खींच रहे तो पहले तो क्या होगा कि आप उसके बाद छोड़ दिए तो वो अपना शेप को रिगेन कर सकता है, हो सकता है, जब तक इलास्टिक लिमिट रहता है। फिर क्या होता है? खींचते खींचते एक समय ऐसा आता है कि आपका यील्ड स्ट्रेस में आप पहुंच जाते हैं और परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके बाद आप फोर्स को हटाएंगे भी तो भी अपना शेप को वो रिगेन नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। एट दैट पॉइंट जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस, ठीक। तो यील्ड स्ट्रेस को ही हम लोग इस अल्टीमेट स्ट्रेस मानते हैं स्टील का, मतलब अल्टीमेट लोड कितना वो कैरी कर सकता है, वही हो गया यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। जनरली यील्ड स्ट्रेस के बाद भी वो कैरी कर पाता है। जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे स्टील का, माइल्ड स्टील का तो आप लोग देखे भी होंगे, सोम का लेक्चर जब आप लोग पिछले क्लास में तो पिछले सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगर हम लोग एच वाई एस डी बार का बात कर रहे हैं, एफ ई 415, तो इसका यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया? 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर यील्ड स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ही नहीं है कि ये आपका 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर ही लोड रह सकता है, ठीक है, इतना ही ये स्ट्रेस ले सकता है, ऐसा नहीं है, इससे ये ज़्यादा ले सकता है। लेकिन हम लोग यील्ड स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब कि यील्ड स्ट्रेस को ही मान लेते हैं। जनरली उससे ज़्यादा होता है। जब आप ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड ऑन ए स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम विथ 95% कॉन्फिडेंस, ओनली 5% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड। मतलब मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस पर कितना लोड आ सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अगर 100 साल के लिए स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाए हैं आप, उसका लाइफ टाइम अगर 100 ईयर्स है तो 100 ईयर्स में इसमें कितना लोड आ सकता है, मोस्ट मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड क्या होगा उस स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। 5% जो है चांसेस होता है कि वो लोड एक्सीड कर जाएगा जितना हम लोग कोशिश किए। अगर हम लोग मान लिए कि 100 साल में इसमें मात्र 1000 kg का लोड आ रहा है, ठीक है, तो 95% चांस है कि 1000 kg का ही लोड आएगा। ओनली 5% चांस है, ठीक है, 5% चांस है कि इससे ज़्यादा आ सकता है, हो सकता है इससे कम ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलेंगे। इसमें टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है? डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, इन्वायरमेंटल लोड हो सकता है। इसके बारे में हम लोग समझे हैं, ठीक है। डेड लोड हो गया परमानेंट लोड, जैसे सेल्फ वेट हो गया स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है उसको डेड लोड बोलते हैं। लाइव लोड क्या होता है? टेम्पोररी होता है, जो मूवेबल होता है, जैसे पीपल हो गया, फर्नीचर हो गया, इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल लोड में आपका विंड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ये सब इन्वायरमेंटल लोड है। ये हम लोग डिस्कस किए। डिज़ाइन लोड क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, ठीक है। फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे थे तो हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए थे कि इसमें इसका मेन काम क्या होता है कि हम लोग जो लोड है उसको इंक्रीज कर देते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के थ्रू, और मटेरियल का स्ट्रेंथ जो होता है, मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस कर पाते हैं कि हम लोग का स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी रहे और सेफ भी रहे, सर्विसेबल भी रहे, ठीक है, ये हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। तो ये बेसिकली इसमें दो ही स्टेप होता था कि मटेरियल का स्ट्रेंथ को घटा देना, लोड को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो मटेरियल का स्ट्रेंथ के लिए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो यूज़ करते थे वो था आपका गामा एन। लोड के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं उसको गामा एफ बोलते हैं, ठीक है।
अब लोड हम लोग को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली लोड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गामा एफ से, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है। एक्चुअल लोड अगर मान लीजिए 100 kg, यार हम लोग kg में बात इसलिए करते हैं ना ताकि आप लोग को समझने में ईजी हो, ठीक है, हम किलो न्यूटन वगैरह में बात नहीं करते, आप लोग इससे ज़्यादा अवेयर है इसलिए। अब हमको डिज़ाइन लोड निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, गामा एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है यहाँ पे 1.5 रहे, अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो डिज़ाइन लोड कितना आ जाएगा, 150 kg आ जाएगा, ठीक है, 150 kg आ जाएगा। मतलब लोड को हम लोग बढ़ा दिए हैं, कितना बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी हम लोग को लोड कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम लोग क्लियर होंगे ना तो और डिटेल में समझेंगे आप, ठीक है। फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को हम लोग को घटाना है तो स्ट्रेंथ को घटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेंथ आ गया। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर डिवाइड किए यानी 1.5 से डिवाइड कर दिए तो जो भी आता है 13 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ हो गया। क्लियर। तो इससे हम लोग स्ट्रेंथ को डिक्लाइन भी कर देंगे और लोड को बढ़ा भी देंगे। अब इसको डिज़ाइन लोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल लोड जो है उसको हम लोग खाली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो एक्चुअल लोड को कंसिडर नहीं करते, एक्चुअल लोड को बढ़ा देते। तो जो लोड जिसके थ्रू हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करके डिज़ाइन कर रहे हैं उसको डिज़ाइन लोड ही बोलेंगे ऑब्वियसली। तो एक्चुअल लोड से ज़्यादा रहता है डिज़ाइन लोड, इसी के थ्रू हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए इसको डिज़ाइन लोड बोला जाता है। फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ को हम लोग घटा दिए एक्चुअल स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो जिस स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करे वो हो गया डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, पूरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। ये आपका लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन में हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोड आपका जरूरी नहीं कि आप खाली डेड लोड आए, हो सकता है लाइव लोड भी आएगा, हो सकता है विंड लोड भी आए, हो सकता है अर्थक्वेक लोड भी आए, बहुत डिफरेंट टाइप का लोड्स आता है, हम लोग बहुत कुछ समझे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, एक टाइप का लोड यूज़ नहीं कर सकते खाली डेड लोड आ रहा है। तो हो सकता है आपका डेड लोड भी आए, हो सकता है लाइव लोड भी आए, दोनों आए एक साथ, क्लियर है। तो उसके लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर दिए, क्योंकि लिमिट स्टेट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स में हम लोग स्ट्रेंथ का बात करेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए कि वो सेफ रहे, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का भी लोड आ रहा है तो उसको आराम से ये रजिस्ट कर पाए। सर्विसिबिलिटी में हम लोग क्या बात करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल होना चाहिए, उसमें बहुत बेंडिंग नहीं आ जाना चाहिए, वाइब्रेशंस के कारण कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं होना चाहिए, ये सब को भी वो आराम से रजिस्ट कर सकें। तो जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सर्विसिबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लियर, जो डिज़ाइन हम लोग किए उसको चेक कर लिया जाता है सर्विसिबिलिटी के लिए, वो आपका सर्विसेबल है कि नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं ना आ रहा है, ये सब हम लोग चेक करते हैं इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो जब भी हम लोग डिज़ाइन का बात करेंगे तो यही कॉलम का बात करेंगे, ये तीनों, इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, ठीक है। जब भी आपको लोड निकालना हो, डिज़ाइन लोड, तो उस केस में हम लोग यही तीनों कॉलम का बात करेंगे। जब हम लोग को कंफर्ट चेक करना हो तो हम लोग सर्विसिबिलिटी का बात करेंगे। तो अभी डिज़ाइन करना है तो हम लोग ये तीनों कॉलम का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप का आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि एक ऐसे हो सकता है कि डेड लोड लग रहा है और लाइव लोड लग रहा है, क्लियर है। दूसरा में ऐसा दिया हुआ है कि डेड लोड भी लग रहा है प्लस विंड लोड लग रहा है और अर्थक्वेक लोड लग रहा है, ठीक है। फिर तीसरा में दिया हुआ है कि डेड लोड भी लग रहा है, लाइव लोड भी लग रहा है, प्लस विंड लोड लग रहा है स्लैश अर्थक्वेक लोड। तो सॉरी, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड दिया हुआ है, ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो हम लोग को ये पता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है विंड लोड अर्थक्वेक का साथ में लगने का चांसेस जो है नेग्लिजिबल है, दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकता एट द सेम टाइम, ठीक है। इसलिए हम लोग स्लैश देके विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड लिखें, ठीक है। दोनों में से एट ए टाइम अकरेंस जो है एक ही का हो सकता है, दोनों का नेग्लिजिबल चांसेस है होने का, क्लियर।
तो जब हम लोग डेड लोड और लाइव लोड खाली कंसिडर करेंगे तो खाली इस रो को देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डेड लोड जो है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम लोग यूज़ करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे 1.5, लाइव लोड के लिए 1.5 यूज़ करेंगे। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं लग रहा है तो यहाँ पे डैश दे दिया गया है, ठीक है। अगर सेकेंड वाला लोड कॉम्बिनेशन का बात करें तो इसमें है 1.5/0.9। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लाइव लोड तो इसमें लग नहीं रहा, तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड 1.5 कर दिए। इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड गामा एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर या तो ये होता है डेड लोड लगे, लाइव लोड भी लगे, प्लस विंड लोड फ्लैश अर्थक्वेक लोड लगे, तो सब अब चूंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को थोड़ा सा डिक्लाइन किया गया, 1.5 की जगह 1.2 यूज़ किया गया। तो जब हम लोग डिज़ाइन लोड निकालेंगे तो ये तीनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, तो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर द डिज़ाइन, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड आर नॉट कंसिडर्ड टुगेदर सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकरिंग एट द सेम टाइम इज नेग्लिजिबल। दोनों एक साथ अकर हो इसका प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो है काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग दोनों में से एक को कंसिडर करते हैं, ठीक है। आइदर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इसीलिए स्लैश दिया गया, ठीक है। ए रिडक्शन फैक्टर लाइक 0.9 डेड लोड इज यूज्ड व्हेन डेड लोड रजिस्ट अपलिफ्ट एंड ओवरटर्निंग। अब ये क्या होता है, ये नया चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो सेकंड में दिया है वो 1.5 एंड 0.9। तो जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो 1.5 तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब हम लोग स्टेबिलिटी का चेक करेंगे, ठीक है, चेकिंग फॉर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट अपलिफ्ट और ओवरटर्निंग, ठीक है। ओवरटर्निंग मतलब कोई स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप रिटेनिंग वॉल कर रहे हैं, फुटिंग्स कर रहे हैं, तो उस केस में अगर उसमें कुछ प्रेशर ऐसा आता है जैसे अपलिफ्ट आ गया, अपलिफ्ट मतलब नीचे से प्रेशर लग रहा हो, ओवरटर्निंग होना चाह रहा हो, ठीक है, रिटेनिंग वाले ओवरटर्न करना चाह रहा हो, तो उसको रजिस्ट कौन करता है, ठीक है, उसको रजिस्ट कौन करता है, कोई भी स्ट्रक्चर ही मान लीजिए स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम लोग स्टेबिलिटी उसका चेक करना है, अपलिफ्ट प्रेशर लग सकता है या ओवरटर्निंग हो सकता है ड्यू टू अर्थक्वेक और विंड, तो उस केस में इसको रजिस्ट कौन करता है, इसका डेड लोड ही रजिस्ट करता है, ठीक है। डेड लोड मतलब सेल्फ वेट, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है, कोई स्ट्रक्चर आप बनाए हैं तो उसका सेल्फ वेट ही रजिस्ट करेगा ओवरटर्निंग को। ये ओवरटर्न होना चाह रहा है, मतलब ऐसे ओवरटर्न होना चाह रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर का वेट जो है वही रजिस्ट करता है ओवरटर्न होने से, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि डेड लोड जिसका सेल्फ वेट है इसको हम लोग डेड लोड बोलते हैं, तो वही रजिस्ट कर रहा है अगेंस्ट अपलिफ्ट और ओवरटर्निंग मतलब स्टेबिलिटी के लिए। तो उस केस में स्ट्रक्चर का वेट हम लोग कंसिडर करेंगे, तो स्ट्रक्चर का वेट कितना कंसिडर करेंगे, तो इसमें भी हम लोग 90% ही लेते हैं स्ट्रक्चर का वेट, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रक्चर का वेट 1000 kg है, तो हम लोग 1000 kg कंसिडर नहीं करेंगे, 90% ऑफ 1000 kg कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इन फ्यूचर आपका जो है डेड लोड हो सकता है कम हो जाए। डिज़ाइन कंसिडरेशन हम लोग को टॉलरेंस वगैरह लेके चलना पड़ता है। फ्यूचर में आप कुछ हिस्सा तुड़वा दिए या फिर कुछ नया बनाए, क्लियर है, तो उस केस में हम लोग को टॉलरेंस लेना पड़ता है। तो हम लोग 90% ही वेट कंसिडर करते हैं अगेंस्ट स्टेबिलिटी। 90% यानी 90/100 यानी 0.9 जब हम लोग सेफ्टी फैक्टर लेते हैं जब हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इन केस हम लोग को जब स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है रिडक्शन फैक्टर 0.9 यूज़ करते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, हायर फैक्टर ऑफ 1.2 इज यूज्ड व्हेन कंबाइनिंग डेड लोड लाइव लोड, ये टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस।
इसमें भी हम लोग देखें थर्ड वाला लोड कॉम्बिनेशन है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो सब साइमल्टेनियस अकरेंस होने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए हम लोग जो फैक्टर जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिए, 1.2 कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस अकरेंस हो नहीं सकता है तीनों का एक साथ, तीनों चारों का। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिज़ाइन लोड फॉर ए बीम। एक बीम का डिज़ाइन लोड कैलकुलेट करना है, हैविंग द वर्किंग लोड एज फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है, तो डेड लोड दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, लाइव लोड दिया है 15 किलो न्यूटन, अर्थक्वेक लोड दिया हुआ है 17 किलो न्यूटन एंड विंड लोड 15 किलो न्यूटन। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, डेड लोड 20 किलो न्यूटन दे दिया है, लाइव लोड 15 किलो न्यूटन दे दिया है। तो हम लोग क्या अभी समझे कि हम लोग को मैक्सिमम लेना है, तो तीनों कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो दोनों में 1.5 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो डेड लोड में 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रखते थे, लाइव लोड में भी 1.5 रखते थे। तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो डेड लोड 20 किलो न्यूटन दिया है, लाइव लोड 15 किलो न्यूटन दिया है, तो ये आ गया आपका 52.5 किलो न्यूटन। फिर सेकंड लोड कॉम्बिनेशन में दिया था डेड लोड प्लस विंड लोड स्लैश अर्थक्वेक लोड। अब ये हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 1.5 इंटू डेड लोड कितना दे दिया 20, ठीक है। अब विंड लोड अर्थक्वेक लोड एक दिया 17 किलो न्यूटन, एक 15, तो हम लोग मैक्सिमम वाला कंसिडर करते हैं, तो 17 किलो न्यूटन कंसिडर कर लिए। तो इसका आ गया आपका वैल्यू 55.5 किलो न्यूटन, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग को 1.2 रिडक्शन फैक्टर है तीनों के लिए, तो तीनों को ऐड कर देंगे और ब्रैकेट में 1.2 कर दिए। तो 1.2 डेड लोड आपका 20 है, लाइव लोड है 15 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में अर्थक्वेक लोड ज़्यादा था तो हम लोग 17 कंसिडर किए, तो इसका वैल्यू आ गया 62.4। तो ऑब्वियसली हम लोग डिजाइन किसके लिए करेंगे, ये तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है 62.4 इन एमंग 3, ठीक है। तो बीम को हम किस लोड के लिए डिजाइन करेंगे, तो 62.4 किलो न्यूटन लोड के लिए। क्लियर है। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट। क्लियर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट मतलब आप सोम जब पढ़ रहे होंगे इन थर्ड सेमेस्टर, तो आप लोग देखे होंगे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखे होंगे। इधर साइड स्ट्रेन रहता था, इधर स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस को सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं इन वाई एक्सिस, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इन एक्स एक्सिस। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपका ग्राफ आया कुछ इस टाइप का है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है एक्चुअली में हम लोग को फाइंड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये आपका 0.0035 है, लाइट मिस्टेक, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ कंक्रीट का इस टाइप का आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। अब ये आपका आईएस कोड में दिया हुआ है, ठीक है, IS 456/2000, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल होता है, चेक करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग का आईएस कोड बोला कि आप जो है ग्राफ फॉलो कीजिए ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। तो जो आईएस कोड बोला उसी के अनुसार हम लोग को डिज़ाइन करना होता है हर चीज़। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है फॉर कंक्रीट डिज़ाइन, तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आपका आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कंक्रीट का वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपका 0.002 स्ट्रेन, ये इस साइड की स्ट्रेन है, तो 0.002 स्ट्रेन तक आपका ग्राफ क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, पैराबोलिक इन नेचर है, ठीक है। आफ्टर 0.002 टू 0.005 स्ट्रेन ये जो है आपका लीनियर है, ठीक है। ये क्या है, लीनियर। तो सबसे पहले जब हम लोग कंक्रीट को चेक किए, तो जब ग्राफ प्लॉट किए बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो 0.002 स्ट्रेन तक हम लोग को क्या मिला, ग्राफ जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो पैराबोलिक मिला। उसके बाद क्या मिला, लीनियर मिला, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्चुअल में यही वाला है ग्राफ,
ठीक है। एक्चुअल में क्या ग्राफ है, ये वाला है। इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलेंगे, एफसीके से डिनोट करते हैं। एफसीके क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, है ना। अभी हम लोग जस्ट ऊपर डिस्कस किए थे आफ्टर 28 डेज एफसीके, क्लियर। लेकिन ये तो हम लोग टेस्ट किए, लेकिन फॉर डिज़ाइन पर्पस ये तो क्यूब का टेस्ट हुआ था ना, क्यूब का टेस्ट हुआ था, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट कर दिए। लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो मेनियस वे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स आर देयर, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ को थोड़ा कम मान के चलते हैं। हम लोग का कोड बोलता है कि भाई डिज़ाइन के लिए आप कितना यूज़ करेंगे, 0.67 एफसी के ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि इतना ही आपको मान के चलना है, 0.67 एफसी के, ठीक है। तो ये हम लोग स्ट्रेंथ मान लिए। क्यों ये मान लिए, क्योंकि जब आप कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट हमेशा साइट में बनता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि साइट में बन रहा है, अब हम लोग बहुत सारे चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर, लेकिन अगर ट्रेडिशनल मेथड का बात करें अभी भी मैक्सिमम जगह यही यूज़ होता है कि हम लोग साइट पे कंक्रीट का प्रिपरेशन करते हैं, फिर फर्दर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइट में चूंकि हम लोग एकदम ये फैक्ट्री वाला ये तो इफेक्ट नहीं आ जाएगा कि सारा हम लोग के कंट्रोल में है, बहुत सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, वाटर का क्वालिटी हो गया, बाकी सब का क्वालिटी, ठीक है, सैंड का क्वालिटी कैसा मिला। तो जरूरी नहीं कि हम लोग जो स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किए, जैसे एफ सी के हम लोग 20 मान लिए, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि साइट में हम लोग वो कंक्रीट बना रहे हैं तो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर कहीं स्ट्रेंथ अचीव कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड मैनी फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, तो हो सकता है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्लाइन कर जाए, तो 0.67 एफ के हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 0.67 एफ के मान लेते हैं। फर्दर डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हम लोग करेंगे, ठीक है, मतलब 0.67 एफ के हम लोग मान लिए कि ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, जब हम लोग साइट में कंक्रीट बनाए। फर्दर उस पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं 1.5, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 रहता है कंक्रीट के लिए, 1.15 होता है स्टील के लिए, ठीक है। तो 1.5 हम लोग यूज़ की कंक्रीट के लिए क्योंकि ये हमेशा साइट में बनता है, 1.15 यूज़ करते हैं स्टील के लिए क्योंकि वो फैक्ट्री में बनता है, तो इसीलिए अंतर है, वो कंट्रोल्ड वे में बनता है, तो वहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग कम कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। फर्दर आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ आ जाता है 0.445 एफ के। अब यही आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्लियर है। वही चीज़ आपका लिखा हुआ है, जनरली बेस्ड ऑन टेस्टिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। तो टेस्टिंग के अनुसार हम लोग जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन IS कोड हम लोग का IS 456/2000 वो सिंप्लीफाई कर दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हम लोग बोले आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। वो क्या बताया है कि पैराबोलिक रहेगा हम लोग का कर्व अप टू 0.002 स्ट्रेन, फ्रॉम 0.002 टू 0.0035 स्ट्रेन इट इज़ लीनियर, ये हम लोग देखे जस्ट ऊपर, ठीक है। 0.002 स्ट्रेन तक क्या होता है, पैराबोलिक इन नेचर रहता है, फिर उसके बाद लीनियर हो जाता है 0.002 से 0.0035 स्ट्रेन तक, ये स्ट्रेन है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। वैसे ही हम लोग माइल्ड स्टील और HYSD बार का भी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेंगे। माइल्ड स्टील का आप लोग पिछला क्लास में देखे ही हैं, ठीक है। इधर साइड स्ट्रेस हो गया, इधर स्ट्रेन, मतलब वाई एक्सिस में स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, ए तक क्या होता था, प्रोपोर्शनल लिमिट होता था, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड था। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा उतना स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लीनियर होता था। फिर यहाँ पे क्या रहता था, ये इलास्टिक लिमिट रहता था, मतलब यहाँ तक जो आपका, अगर आप ये स्टील को जो है वो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाए हैं, खींचे हैं दोनों साइड से, तो अप टू पॉइंट बी तक उसमें इलास्टिक लिमिट है, मतलब वहाँ से आप अगर उसको छोड़ देंगे तो अपना ओरिजिनल शेप को ये रिगेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप बी से आगे बढ़ते हैं
तो आता है आपका सी डैश आता है, तो सी क्या हो गया, अपर यील्ड हो गया, ये लोअर यील्ड हो गया लिमिट। तो ये जो लोअर यील्ड लिमिट है उसी को हम लोग एफ वाई कंसिडर करते हैं, यील्ड स्ट्रेस कंसिडर करते हैं, इसी को स्ट्रेंथ हम लोग मान के चलते हैं इसका, ठीक है। मतलब जो एफ वाई हो गया यील्ड स्ट्रेस ऑफ ये स्टील, इसी को हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं रहता। फिर सी से डी लीनियर जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस ई में आता है, ई तक जो है इसका अल्टीमेट स्ट्रेस अचीव होता है, मतलब यील्ड स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा इसका अल्टीमेट स्ट्रेस है, लेकिन हम लोग फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग इतना ही मान के चलते हैं यील्ड स्ट्रेस के बराबर, ठीक है। तो ये तो आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था माइल्ड स्टील का। अगर हम लोग आइडियल का बात करें, जो हम लोग कोड दिए हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो गया। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को एफ वाई से हम लोग डिनोट करते थे, जो कि यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस को ही हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लेते हैं, ठीक है। फिर डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालना है तो हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो एफ वाई डिवाइड बाई 1.15, तो वो कितना आ जाएगा 0.87 एफ वाई, क्लियर। ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो गया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रहेगा एक्चुअल स्ट्रेंथ से, तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो गया किसका, स्टील का 1.15। 1.15 क्यों रखते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनता है, कंट्रोल्ड मैनर में बनता है। 1.5 रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं कंक्रीट का, क्योंकि वो साइट में उसको बनाया जाता है। उसी प्रकार एच वाई एस डी बार हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रहेगा, कुछ एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस टाइप का है, ठीक है, पैराबोलिक इन नेचर है। फिर आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया एफ वाई, यहाँ तक 0.002 स्ट्रेन तक ये पैराबोलिक रहेगा, फिर लीनियर रहेगा। फिर वैसे ही अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, मतलब 1.15 से, तो 0.87 एफ वाई हो जाएगा। ये आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो गया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एच वाई एच डी बार, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ एजम्पशन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर बेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला एजम्पशन दिया हुआ है, एनी सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, क्लियर है। अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बीम कंसीडर कर ही लेते हैं, तो ये बीम है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट हो गया, अब मान लीजिए इसमें लोड लग रहा है, ठीक है, इसमें लोड लगा, लोड तो हम लोग लगा दिए, ये यूडीएल लोड है। अब इसमें बोला क्या गया कि इसमें तो बहुत सारा सेक्शन है, हम लोग काट सकते हैं, एक सेक्शन काट लेते हैं। अब ये सेक्शन तो प्लेन है, ठीक है, अब इसमें लोड लगा तो इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया कुछ इस टाइप का, लोड लगा, तो ये बीच में इसका कोई न्यूट्रल फाइबर था, ठीक है, अभी भी ये न्यूट्रल फाइबर है। तो यहाँ पे एक हम लोग सेक्शन कंसिडर किए थे, यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये सेक्शन ऐसे कंसिडर किए थे, तो चूँकि नीचे जो है क्या टेंसाइल जोन बन गया, ऊपर कंप्रेसिव जोन बन गया, तो अगर वो सेक्शन है तो वो सेक्शन क्या होगा, नीचे चूँकि खिंचाया गया तो वो सेक्शन कुछ ऐसे टेढ़ा जा रहा होगा, है ना, ऊपर जो कंप्रेस हुआ तो कुछ ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो इट विल रिमेन प्लेन, ठीक है, आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो इट विल रिमेन प्लेन, सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन, ठीक है। तो प्लेन इसका मतलब क्या है कि आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है ना, हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते थे तो लीनियर रहता था, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन होता था। अब आपका सेक्शन भी प्लेन है, इसका मतलब क्या है, जितना स्ट्रेस हम लोग लगाए हैं, स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है, लोड के कारण आ रहा है, तो लोड के कारण स्ट्रेन भी आ रहा है, तो ये नीचे टेंशन हो रहा है, ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, तो वो भी आपका लीनियर चल रहा है क्योंकि ये पूरा प्लेन है, ठीक है। आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो इट इज़ प्लेन। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर हम बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें मेरा हाथ जो है वो उतना अच्छा बैठा हुआ नहीं है,
ये आपका न्यूट्रल फाइबर है बीच वाला। सेक्शन हम लोग यहाँ कंसिडर किए थे, कुछ इस टाइप का सीधा किए थे, लेकिन चूंकि नीचे टेंशन आ रहा है तो वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता जाएगा, हर फाइबर थोड़ा आगे जाता जाएगा, इधर भी फाइबर इधर आएगा, तो ये क्या होगा, सेक्शन प्लेन ही रहेगा आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, यानी प्लेन है, यानी लीनियर है। लीनियर है, लीनियर कब रहेगा, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड होगा। वही लिखा हुआ है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग सेक्शन जो आपका लीनियर है, तो हुक्स लॉ वैलिड है। क्लियर है। हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहता है कंक्रीट का कंपेरिजन टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, 1/10 to 1/15 रहता है, मतलब बहुत कम रहता है। अगर आप M30 का बात करेंगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया, लेकिन जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो 1/10 या 1/15 कर देंगे, यानी 2.5 से लेकर 3 के बीच रहेगा नियरली न्यूटन पर एम स्क्वायर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहता है तो इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो उसको हम लोग को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, तो रेनफोर्समेंट को नीचे कंसीडर करते हैं, लेकिन कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना कम होता है कि इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.0035 फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। मतलब आप कोई भी ग्रेड का कंक्रीट ले लीजिए, वेदर इट इज़ M15, M20, M25, M30, 35, जो भी आप ले लीजिए, कोई भी ग्रेड का कंक्रीट कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रेड का कंक्रीट कंसिडर किए तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा 0.0035। ये तो हमको पता है कि आउटर मोस्ट फाइबर में रहेगा। अब ये आपका बीम है तो इसका जो सबसे नीचे वाला फाइबर है आउटर मोस्ट फाइबर, इसी में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा, सबसे ज़्यादा खिंचाव तो यहीं पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ होगा, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे ज़्यादा आपका खिंचाव कहाँ पे हो रहा है, नीचे हो रहा है। सबसे ज़्यादा कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन फाइबर का बात कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में कंक्रीट को हम लोग कंसिडर करेंगे। नीचे न्यूट्रल फाइबर के नीचे तो हम लोग कंक्रीट को कंसिडर ही नहीं करते, वहाँ पे रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन जो है हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट 0.0035। ठीक है, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इन बेंडिंग के दौरान, तो यहाँ पे बेंडिंग हुआ बीम में, मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर ऊपर है, ऊपर ये वाला कंप्रेशन जोन है। ठीक है, और इधर वाला क्या है, टेंशन जोन है, इधर वाला टेंशन जोन है। तो कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा 0.0035। क्लियर है। तो देख सकते कलर हम लोग चेंज नहीं किया, तो कलर चेंज करते हैं अब तो लेक्चर भी खत्म होने वाला है। फिर भी चलिए, यहाँ तक ये आपका टेंसाइल जोन था। नीचे नीचे खिंचाव हो रहा है, ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, तो ऊपर कंप्रेसिव जोन, नीचे टेंसाइल जोन। तो कंप्रेसिव जोन में टॉप मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो गया 0.0035। ठीक है। नेक्स्ट है द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ कंक्रीट में भी पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, ट्रेंगुलर और एनी अदर शेप। ठीक है। तो अगर कंक्रीट का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो आपका पैराबोलिक भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, और भी कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, इसको और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है। और अभी आप नहीं जान लीजिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो कंक्रीट का वो कोई भी शेप का हो सकता है, पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, ट्रायंगुलर। ठीक है। फॉर डिजाइन पर्पज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.67 टाइम्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये तो हम लोग देख लिए है। FCK का हम लोग 0.67 टाइम्स लेते थे FCK कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिज़ाइन पर्पस के लिए। फर्दर उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग 1.5 इंट्रोड्यूस करते थे, 0.44 कुछ आ रहा था, तो 0.45 FCK राउंड फिगर में लिख दिए। यहाँ पे हम लोग फिगर देखे थे, ये था ना FCK अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। फर्दर हम लोग डिज़ाइन पर्पस के लिए 0.67 टाइम्स ऑफ FCK कंसिडर करेंगे
फर्दर उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर दिए तो आया आपका 0.445 FCK, जिसको राउंड फिगर हमने 0.45 FCK लिख दिए हैं। क्लियर? फॉर रेनफोर्स्ड स्टील डिजाइन स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द यील्ड स्ट्रेस बाय 1.5। ठीक है, सॉरी इट विल बी 1.15। ठीक है, तो डिज़ाइन स्ट्रेस स्टील का वही करेंगे, FY यील्ड स्ट्रेस में डिवाइड कर देंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के कितना लेते हैं 1.15 लेते हैं, तो आ जाए आपका 0.87 FY। क्लियर है? इन टेंसाइल एनफोर्समेंट ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ फेल्योर द मैक्सिमम स्ट्रेन शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू गिवन बिलो। तो टेंसाइल जोन में, कंप्रेशन जोन में तो देख लिए, कंप्रेशन में टॉप मोस्ट फाइबर में कंक्रीट का कितना स्ट्रेन होता है 0.0035। टेंसाइल जोन में हम लोग कितना मैक्सिमम स्ट्रेन लेते हैं, तो ये लेते हैं। ठीक है, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। अब ये ES क्या हो गया, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्लियर? अप टू फेल्योर ऑफ द मेंबर द बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज कंसिडर परफेक्ट। ठीक है, जब तक मेंबर फेल ना हो जाए हम लोग कंसिडर करते हैं कि कंक्रीट और स्टील के बीच का जो बॉन्ड है वो परफेक्ट है। ठीक है, मतलब बॉन्ड जो है वो पूरा परफेक्ट बना हुआ है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच। Kindly like and subscribe my channel also to get more videos.